हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमने पैक्ट की मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें 3 मॉक टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा जो मॉक टेस्ट होगा वो चौथे नंबर का होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ईस्वी 483 में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? देखिए, बौद्ध संगति की बात करते हैं, कितनी बौद्ध संगति हुई या कुल कितनी बौद्ध संगति हुई। तो बौद्ध संगति इंपॉर्टेंट 4 बौद्ध संगति होती हैं और चारों की चारों आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें बात करते हैं पहली बौद्ध संगति की, यानी पहली बौद्ध संगति 483 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। कहाँ पर हुई थी? राजगृह। और राजगृह में भी कहाँ पर? तो राजगृह में अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पर हुई थी तो ये राजगृह के पास में ही है, बिहार में। सप्तकर्णी गुफा। कौन सी? सप्तकर्णी गुफा। सप्तकर्णी गुफा में ये पहली बौद्ध संगति हुई, ठीक है। और जो किसके द्वारा कराई गई, अगर शासक पूछा जाए तो शासक था इसमें हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगति कराई। अगर बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगति की, दूसरी बौद्ध संगति किसने कराई? तो दूसरी बौद्ध संगति करा था काला शोक। तीसरी की बात करते हैं, तीसरी अशोक। और चौथी की बात करते हैं, चौथी कनिष्क। तो ये चारों आपको याद रखनी है कि किस किस के द्वारा कराई गई। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। इनके द्वारा ये बौद्ध संगतियाँ कराई गई चारों, ठीक है। चलो चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लेखकों ने सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें। जो लेखक हैं, लेखकों ने काफ़ी सारे लेखक हुए जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इसमें बताना है, चुने और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें कौन सी बात किस इतिहासकार या कह सकते हो लेखक की सही नहीं है। देखो, बात करते गार्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी के लोगों को सुमेरियन प्रजाति के कहा था। बिल्कुल ऐसा यही बात है कि जो गार्डन चाइल्ड थे इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको सुमेरियन प्रजाति के बताया था। आर.डी. बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी के लोगों को द्रविड़ कहा गया था। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर गुहा ने सिंधु घाटी लोगों को मिश्रित प्रजाति का कहा था। ये भी बात ठीक है, यानी ये भी ठीक। और फिर है जॉन मार्शल ने सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे, ऐसा कहा था। तो देखिए, इसमें ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि ऐसा जो है जॉन मार्शल ने इनके बारे में नहीं कहा था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन डी ही सही होगा, क्योंकि इसने पूछा कि सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। बाकी की स्टेटमेंट जो है वो सही दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई कब थी, ये बात याद रखना कि तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया गया। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, या कह सकते हो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। अगर पूछा जाए कहाँ से स्टार्ट हुई है तो बंगाल प्रेसिडेंसी से स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया गया, ठीक है। ध्यान रखना इतनी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किसने स्थापित किया? यानी आगरा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? तो आपको याद रखना आगरा की स्थापना के लिए कि आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और कब की गई? 1504 में की गई, ठीक है। अगर बात करते हैं कि आगरा शहर जो है वो मुगलों की राजधानी कब से कब तक रहा, तो 1526 से 1658 तक, 1526 से 1658 तक आगरा राजधानी के रूप में इनकी रहा, ठीक है। बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ठीक ओके। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध, देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए और तीनों आपको याद रखना है। 3 युद्ध हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला युद्ध है पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ 1556 में और तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, ठीक। तो इसमें पूछा हुआ तीसरा युद्ध, तो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, पहला युद्ध हुआ था 1526 में,
फिर 1556, फिर 1761। पहला जो युद्ध हुआ ये बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, ठीक है, वर्सेस इब्राहिम लोदी। जो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, ये अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। और जो 1761 में हुआ था, इस 1761 के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली था और मराठे थे, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये तीसरा युद्ध हुआ था। तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया? अच्छा सवाल है। देखो, इसको जो लिखा गया था उस समय लिखा गया था जिस समय भारत में बंगाल का विभाजन हुआ, यानी 1905 की बात है। 1905 में इस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गीत है इसको लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। ये जो मोहम्मद इकबाल थे पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे और उसके बाद कांग्रेस से जुड़ने के बाद कुछ टाइम के बाद इन्होंने मुस्लिम लीग में ये शामिल हुए और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान का समर्थक ये बन गए, पाकिस्तान राष्ट्र के समर्थक बन गए, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोहम्मद इकबाल, ठीक। कब इन्होंने लिखा? तो 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखो, शीत युद्ध के बारे में बात करते हैं, शीत युद्ध के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है? तो शीत युद्ध के बारे में बात करते हैं, यह एक आदर्शवादी युद्ध था। बिल्कुल सही बात है कि ये जो था एक आदर्शवादी युद्ध था और यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे। अच्छा देखो, शीत युद्ध की बात करते हैं तो शीत युद्ध में होता क्या है? शीत युद्ध में हथियार वगैरह का यूज़ नहीं करते, यानी अस्त्र शस्त्र वगैरह का इनका यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। और ये किस किस के बीच में? तो ये बात ठीक है कि यूएसएसआर और वर्सेस यूएसए यानी अमेरिका, इन दोनों के बीच में शीत युद्ध छिड़ा। और कब छिड़ा? जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसके बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 के बाद में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसमें अमेरिका युद्ध सीधे शामिल नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट इसकी गलत है। बाकी ये स्टेटमेंट इनकी तीनों ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। यानी इलाहाबाद का जो अधिवेशन था जो कि 1888 में होता, इसमें किसने भाग लिया? तो इसका जो सही आंसर है वो लिया था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने इसमें भाग लिया, ठीक है। अगर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई, जो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई, ठीक। बात करते हैं इसके पहले अध्यक्ष की, तो WC बैनर्जी जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, अगर इससे थोड़ी और अगर बात करी जाए तो लाला लाजपत राय जो हैं इनकी कई बार पूछा जाता कि इनकी बुक्स वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता। तो अगर इनकी बुक्स की बात करते हैं कौन कौन सी इनकी बुक्स थी, तो आपको याद रखना है लाला लाजपत राय की बुक्स, दो बुक आपको याद रखनी है। एक तो इनकी बुक का नाम है यंग इंडिया और एक इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल, ठीक है। यंग इंडिया और पॉलिटिकल, दो पुस्तकें इनकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 यानी 1942 की उपाधि प्राप्त हुई? तो देखो, बात करते हैं इसके किसको उपाधि प्राप्त हुई थी। तो जो अरुणा आसफ अली थी, इन्हीं को कहा गया था हीरोइन ऑफ 1942। क्यों कहा गया था? क्योंकि इस आंदोलन में, यानी ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसको स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 और 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में घोषणा की गई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया और इसके बाद इसी रात 8 अगस्त को अंग्रेजी सेना ने इन जो भी नेतृत्व करता थे, आंदोलनकारी थे, इन सबको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और फिर आगे चल के जो इनका नेतृत्व वगैरह था वो अरुणा आसफ अली ने किया। और दूसरी बात कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले अरुणा आसफ अली ने क्या किया था? राष्ट्र ध्वज को फहराया, ठीक है। और इसीलिए अरुणा आसफ अली को द ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड
लेडी भी कहा जाता है। इतनी बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं 1929 की, तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता नेहरू के द्वारा की गई, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर इसमें क्या क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। और गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। अच्छा, अगर इसकी बात करते हैं तो गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान जो किया था वो लाहौर अधिवेशन में नहीं किया था, ये 1942 में, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये आह्वान किया गया था। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन नहीं होगा, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी 2, 3 और 4 ऑप्शन ठीक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है कौन सी है। तो बात करते हैं परतों की, परत कितनी होती है वायुमंडल में, तो वायुमंडल की 5 परतें होती, आपको जो एक एक करके याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी, पहले तो होती है क्षोभ मंडल, फिर होती है समताप मंडल, फिर होती है मध्य मंडल, उसके बाद होती आयन मंडल, और इसके बाद होती बहिर्मंडल, ठीक है। बस सुनने पर फोकस करो, राइटिंग समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर बात करते हैं विद्युत चालकता की, या अगर एक एक की बात करते हैं तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती। अगर बात करते हैं वायुयान की, तो वायुयान उड़ाने के लिए जो अच्छी परत मानी जाती, आदर्श परत मानी जाती, वो समताप मंडल मानी जाती। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती सूर्य से आने वाली, उनको पृथ्वी तक पहुंचाने में रोकती हैं, ठीक है, पृथ्वी तक आने नहीं देती। बात करते मध्यमंडल की, तो मध्यमंडल से क्या सवाल बनता है कि जो हमारे उल्कापिंड होते हैं, तो उल्कापिंड मध्यमंडल को क्रॉस करते ही उल्कापिंड में आग लगती है, यानी उल्कापिंड जलने लगते हैं, ये मध्यमंडल में होता। आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में विद्युत चालकता होती है, या जितने भी सैटेलाइट वगैरह यानी उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, वो सब आयन मंडल में ही किए जाते हैं। बात करते हैं बहिर्मंडल में, बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की उपस्थिति ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं। मन्नार की खाड़ी, पाक स्टेट, मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा देखो, इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट दोनों भारत और श्रीलंका के बीच में है, यानी दोनों इनको जोड़ते हैं, भारत और श्रीलंका को जोड़ते हैं, या कह सकते हो भारत और श्रीलंका अलग होते हैं इनके द्वारा, दोनों के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। अच्छा, इससे एक सवाल और बन सकता है, सवाल ये बनता है कि जो डुगोंग है, डुगोंग पक्षी, डुगोंग पशु, या कह सकते हो गाय, डुगोंग एक प्रकार की गाय है, ठीक है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये मन्नार की खाड़ी में ही पाई जाती है। अगर बात करते हैं मन्नार की खाड़ी की, कि मन्नार की खाड़ी को समुद्री राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया, तो मन्नार की खाड़ी को समुद्री राष्ट्रीय पार्क घोषित किया था 1986 में, ठीक है। मन्नार की खाड़ी को समुद्री राष्ट्रीय पार्क। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रणाली भारत में 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है। अगर इसकी बात करते हैं कौन सी है इनमें से, ठीक है, और ये बात कर रहा है कि नदी प्रणाली कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकम नामक पहाड़ी से निकलती है, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है। लगभग इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, ठीक है, गोदावरी नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है किस नदी पर, तो नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर। इंपॉर्टेंट सवाल है, कृष्णा नदी पर यह बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर है, अब तो फिलहाल ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में है, आपको याद रखना है। अच्छा, कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध और बना हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है, अलमाटी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है।
हिमालय में। अच्छा, हिमालय का सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। अच्छा, इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा इसका सही आंसर होगा। अच्छा, कंचनजंगा की बात करते हैं तो ये विश्व का तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। और बात करते हैं कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है, आपको ध्यान रखना है। इसकी हाइट कितनी है, कंचनजंगा की हाइट 8,597 इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है, कौन सा उत्पाद लागत है। उत्पाद लागत की बात करते हैं तो जो हमारा परोक्ष सामग्री होती, परोक्ष सामग्री, इसको उत्पाद लागत बोलते हैं। यानी उत्पाद लागत का मतलब कह सकते हो कि परोक्ष सामग्री को किसी वस्तु की उत्पाद या उत्पादन लागत कहा जाता है। किसी वस्तु के उत्पादन पर होने वाले खर्च को उस वस्तु की उत्पाद लागत बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो अगर हम कुछ चीज़ अपना बना रहे हैं, किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, मान लो अगर खेती ही कर रहे हैं और खेती में कोई फसल उगाई, उस फसल को करने में, उस फसल को उगाने में जो भी खर्च आया, जो भी व्यय हुआ, उसी को बोलते हैं हम परोक्ष सामग्री यानी उत्पादन लागत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, इसमें पूछ रहा है कि कब लागू हुआ। तो याद रखना आपको, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लागू हुआ ये 2013 में लागू हुआ। ठीक है, अगर बात करते हैं अधिसूचित कब हुआ, अधिसूचित कब किया गया इसको, तो अधिसूचित हुआ था ये 10 सितंबर 2019 को अधिसूचित किया गया इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। मुद्रास्फीति के समय जो कर की दर होंगी इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कर की जो दर होंगी उसमें वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, मुद्रास्फीति होती क्या है, तो मुद्रास्फीति में आपको याद रखना है कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी अगर सीधे बात करते हैं तो सीधे बात ये है कि इसमें होता क्या, इसमें जो प्रोडक्ट उसकी कीमत तो बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है, और जो मुद्रा का रेट है वो घट जाता है। ठीक है, वो घट जाता है। ये चीज़ें इसमें याद रखनी है आपको मुद्रास्फीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद रखना रॉबर्ट माल्थस ने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, याद रखना। अगर बात करते हैं रॉबर्ट माल्थस ने, तो इसने क्या किया था, इसने एक एक तरीके से बुक लिखी अपनी, और जिसका नाम था एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये एक पुस्तक है इनकी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NLRMP का तात्पर्य क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है कि कौन सा इसका सही फुल फॉर्म है। तो आपको याद रखना नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या था, ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, तो देखो 2008 में इसको स्टार्ट किया गया था। और क्यों स्टार्ट किया गया था, इस योजना के अंदर भूमि संबंधित आंकड़ों को कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया जाता था। ठीक है, यानी जितने भी हमारे भूमि से संबंधित आंकड़े हैं यानी भूमि रिकॉर्ड हैं, उन सबको एक तरीके से सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित ढंग से रखने के लिए डिजिटलीकरण इनका किया गया इस माध्यम से, NLRMP के माध्यम से, यानी नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा। कब, 2008 में स्टार्ट हुआ था, याद रखना, पूछा जाता कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखो, जब हमारा आंध्र प्रदेश बना भाषा के आधार पर, तो और बाकी के जो राज्य थे उनकी भी डिमांड बढ़ने लगी, उनकी भी डिमांड बढ़ी। जब उनकी डिमांड बढ़ी तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग आया, और राज्य पुनर्गठन आयोग आया, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो फजल अली को बनाया गया। ठीक है, फजल अली को बनाया गया। और ये जो पुनर्गठन आयोग आया, कब आया, तो ये 1953 में ये आयोग की गठन हुई, 53 में आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी,
तो 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और बात करते हैं कि इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी उसमें क्या हुआ, तो 14 नए राज्यों का गठन किया गया और 6 यूटी का गठन किया गया। तो याद रखना ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है नागरिक चार्टर में क्या शामिल है। नागरिक चार्टर जो होता है इसमें क्या शामिल किया गया था, तो इसमें याद रखना आपको क्या शामिल था। प्रासंगिक कार्यालय का नाम, ये बिल्कुल ठीक है। फीस का विवरण और प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। नागरिक चार्टर का जो शामिल था वो जो ऑप्शन ए में डॉक्यूमेंट्स थे ये सारे के सारे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं की जाती। इसमें होता क्या है, जो लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि है ये लगभग जो हमारा लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं तो लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी एक को उन सदस्यों के द्वारा चुन लिया जाता जो लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। तो इसकी कोई डेट वगैरह कोई निश्चित नहीं की जाती, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताना कि लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं इनको शपथ कौन दिलवाता है। तो इनको शपथ दिलवाने के लिए एक पद का निर्माण किया जाता है, यानी एक पद बनाया गया जिसको बोलते हैं हम प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, सभी लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद के चयनित सदस्यों द्वारा, भारत के लोगों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित। इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, एकल हस्तांतरण वोटों का प्रयोग करके राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित किए जाते हैं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। ठीक है। अगर राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा का जो आर्टिकल है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में इसका विवरण दिया हुआ है राज्यसभा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक उभय उच्च न्यायालय है। मतलब किन किन का एक हाई कोर्ट है ये बताना। उत्तर प्रदेश और बिहार का एक हाई कोर्ट है, नहीं। दिल्ली हरियाणा का एक हाई कोर्ट है, नहीं। कर्नाटक केरल का, नहीं। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, देखो ये बात ठीक है कि पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही हाई कोर्ट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक। अच्छा, अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे पहला हाई कोर्ट जो है वो कहाँ का बना, तो सबसे पहला हाई कोर्ट बना था कलकत्ता हाई कोर्ट। इसका पूछा जाता स्थापना वर्ष भी, तो 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट बना। अगर बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन किया गया था 1866 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की बूंदें के कारण गोल होती हैं। अच्छा, बारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती है, तो ये जल के पृष्ठ तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन जो होती है, इसकी वजह से बारिश की बूंदें गोल होती हैं। आसान सवाल है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है। गुप्त ऊष्मा को किसके द्वारा मापा जाता है, तो देखो याद रखना है आपको, गुप्त ऊष्मा को किसके द्वारा मापा जाता है, तो जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम जो गुप्त ऊष्मा है इसको जूल प्रति किलोग्राम में हम मापते हैं, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बेकिंग सोडा को जल से या जल में गर्म किया जाता है, बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या बनता है। जब हम बेकिंग सोडे को जल में मिलाएंगे यानी जल में घोलेंगे तब किसका निर्माण होगा, क्या बनेगा, तो आपको याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है और फैक्चुअल सवाल है, आपको याद रखना है कितनी होती है, तो इसकी 27 pm जो है वो परमाणविक त्रिज्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि मानव के दाएं हिस्से में होता है क्या। देखो जो मानव का हृदय होता है एक तरीके से ये, तो इसमें 4 भाग होते हैं यानी 4 कोष्ठक होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है। ये जो है ये दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। अगर बात करते हैं दाएं भाग में, ये है दायां भाग, ये है दायां भाग। तो दाएं भाग में क्या होता है, दाएं भाग में पेन चलना बंद हो गया कैसे, दाएं भाग जो है दाएं भाग में अशुद्ध रक्त आता है और जो बाएं भाग है जो बायां भाग है इसमें शुद्ध रक्त आता है। आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि दाएं हिस्से में क्या होता है। तो दाएं हिस्से में जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त का यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दे रखे कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर, तो ऑक्सीजन युक्त का मतलब है ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहाँ पर आएगा, दाएं में नहीं, यह होता बाएं में। फिर है मिश्र रुधिर, नहीं है, रुधिर नहीं, डी ऑक्सीजनेटेड रुधिर जो होता है, ठीक है, ये इसमें आता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा 5। ओके, बाय।